वेलकम बेटा। आज का अपना जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टेड है, बहुत कुछ इसमें आप सीखने वाले हो और इनफैक्ट काफी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस। इनफैक्ट यू कैन से इन 11th क्लास दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है? संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए? हम वही पढ़ रहे हैं चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज है। आखिर हमारे संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट करने की, इतने चेंजेस, इतने बदलाव लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम आज 2020 के अंदर हैं और 26 जनवरी 1950 को अपना देश का संविधान लागू हुआ और उससे लेकर आज तक हमने 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया है। हाउ मच? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अपने आप में अगर ये देखा जाए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इट इज द ह्यूज फिगर, बहुत बड़ा फिगर है 104 संविधान में संशोधन करना। मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप में से किसी को है क्या इसमें ऑब्जेक्शन? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, सरकार ने किया, कुछ सोच समझ के किया हुआ। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? होना चाहिए या नहीं? जरूर होना चाहिए। आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को कठपुतली बना के आप इंसानों के, ह्यूमन बीइंग के तो पूरे आपके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, कौन से बदलाव थे जिनकी वास्तव में जरूरत थी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें बदलाव होना चाहिए था। देखो भाई, अपना ये बात तो मानना पड़ेगा कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग 70 ईयर्स, लगभग क्या इनफैक्ट 70 ईयर्स इसने कंप्लीट कर दिया, जिस दिन से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से और आज तक इस साल जनवरी में। तो जब हम इसको बोलते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज अ ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट, सांस लेता है, सोचता है, समझता है, देश की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी का हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सोवियत और रूस में 4-5 बार बदलने की आवश्यकता पड़ी, फ्रेंच के अंदर रिवॉल्यूशन के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, तो हमारे देश में भी ऐसी परिस्थितियां बनती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लचीला भी बनाया है, इतना फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है, बीच में है, कि परिस्थितियों के अनुसार हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जहां पर देश की सरकारों को समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने पड़े, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितने भी किए गए वेदर दे वर रिक्वायर्ड? क्या ऐसा जरूरी था कि उनकी उस वक्त आवश्यकता थी उसमें बदलाव की? हो सकता है किसी दौर में, किसी कालखंड में, किसी की मेजोरिटी में, किसी पार्टी की सरकार रही हो, उसने अपनी मन मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया हो, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी बनती है ना। तो जब तक हम इस टॉपिक को ना पढ़ें, कुछ भी कहना हमारे लिए ठीक नहीं है। देखेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप अपना एक निष्कर्ष निकालिए, कंक्लूजन निकालिए, whether the constitutional amendment which underwent were required, partially required था, या सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक आवश्यकता महसूस की गई। देखो, तो हम समझने के लिए एक संशोधन की जो प्रोसेस है उसके बारे में तो ऑलरेडी आपने संशोधन कैसे किया जाता है इससे पहले वाले टॉपिक में आपने जाना ना। आज के टॉपिक में हम 2-3 बातें आपसे करने वाले हैं
इस पूरी बुक के अंदर, इनफैक्ट आपकी 11th क्लास में भी, आप 12th में जाएंगे तो ये जो कांग्रेस का जो दौर रहा है, कांग्रेस के बारे में हमको बहुत चर्चा करनी। हमारे देश के ऊपर कांग्रेस का शासन काफी कालखंड एक निकला ऐसा, जब कांग्रेस का शासन लगातार हमारे देश में बना हुआ रहा। तो कांग्रेस के शासन काल के अंदर कांग्रेस अपने आप में फुल बहुमत के साथ इन्होंने शासन किया, वो भी एक ऐसा वक्त था। तो उस वक्त की बात करें तो ये 1970 से लेके 1970 से लेके 1990 का 2 दशकों का ये टाइम, 2 decades का टाइम, इट वॉज वेरी क्रूशियल इन द इंडियन पॉलिटी के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड रहा था। एंड इट वॉज ए पीरियड व्हेन द कांग्रेस वॉज इन फुल मेजॉरिटी पूरे देश के अंदर, चाहे राज्य के अंदर सरकार की बात करें या केंद्र सरकार के अंदर उनकी पूर्ण बहुमत के साथ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में मैंने आपसे बात की है, बताया है कि पूर्ण बहुमत क्या है, इसलिए मैं आपसे ये बताता रहता हूं कंटिन्यूअस, कि ताकि आप कनेक्ट कर पाए व्हाट इज द पूर्ण बहुमत क्या है। तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ रही, और इनफैक्ट मेजॉरिटी से ज्यादा, जैसे मैंने बताया था कि 272 सीट्स हमको चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास तो 352 सीट्स थी इस कालखंड में। फिर ये एक पीरियड था, दैट वाज आल्सो द कांग्रेस 1974 से लेके 1976 का बड़ा क्रूशियल पीरियड है, इसके बारे में हम चर्चा किए बगैर नहीं रह सकते इस टॉपिक में। और फिर ये एक दूसरी सरकारों का समय था, गठबंधन का टाइम था, 2001 से लेके 2003 का टाइम था, जिस पीरियड में, ये वो सारे पीरियड की हम चर्चा कर रहे हैं जिस पीरियड में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स वर डन। ठीक है ना। तो ये ऐसा पीरियड था जब बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, चाहे 1970 से 90 की बात करें, 1974 से 76 का ऐसा पीरियड था जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट हुए, जिनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत विवादास्पद ये अमेंडमेंट थे। और अपने आप में कांग्रेस ने एक किस्म से कह सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ तक किया। 2001 से और 3 की बात करेंगे तो संशोधन को हम समझने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, हम समझने के लिए इनको 3 भागों में बांट लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं आपके साथ में कि किस तरह से इनको बांटा जा सकता है। संशोधन की विषय वस्तु के ऊपर बांटा जा सकता है कि वो सब्जेक्ट कौन से थे जिसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। ठीक है ना। तो ये जो है आप तकनीकी या प्रशासनिक अमेंडमेंट है। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूंगा दैट इज द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट। ठीक है ना। तो ये जो अमेंडमेंट किए, इससे आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दैट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी मेजर इम्पैक्ट, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था, आपके कोई अधिकार नहीं छीने जा रहे थे, आपका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आ रहे थे। अगर ये अमेंडमेंट हुए तो कहने का मतलब नागरिकों के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर या किसी दूसरे विपक्षी पार्टियों पे, राजनीतिक दलों पे आपके अधिकारों को नहीं छीना गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये तकनीकी या प्रशासनिक अमेंडमेंट थे, कोई विशेष खास बदलाव नहीं हुआ। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा थी, ठीक है ना, आत्मा समझ रहे हो ना, अगर हमारे शरीर के अंदर से आत्मा निकाल दी जाए तो कुछ ना बचे। ठीक है ना। तो इसी तरह आपके कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मूल संविधान है आपका, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाई गई। सिर्फ आप जैसे एग्जांपल के लिए उच्च न्यायालय का दे सकते हो, 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, आप देख पा रहे हो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या किया, पहले जो एज थी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरिंग के जो एज थी, वो पहले से 60 साल थी, अब 62 कर दी। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू और मी। मुझे ना इसका कुछ असर पड़ने वाला है, ना आपको असर पड़ने वाला है। न्यायाधीश को 2 साल और सर्विस करने को मिला। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 60 साल से 62 साल तक उनकी सेवानिवृत्त की उम्र 62 साल कर दी गई। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
अब इससे नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, दैट वाज द 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमने क्या किया, जो आपका अपेक्स कोर्ट है, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया गया। हाउ इट इज गोइंग टू हैव बैड इंपैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये उनका जो वेतन बढ़ाया गया, उससे होगा क्या कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अगर उनका वेतन इतना है जिन उसकी रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल करेगा, तो करप्शन के अंदर दे विल नॉट बी इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो अच्छी बात थी, सर्वोच्च न्यायालय के वेतन बढ़ा दिया, ना मुझे ऑब्जेक्शन ना आपको कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अब एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दिस वाज रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जरूर प्रजा के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर इसका असर पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इसकी जरूरत महसूस की गई। इनिशियली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार किया गया, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन का पीरियड रखा गया था, इट वाज फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, ठीक है ना। 1950 में आपका 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और 1960 तक 10 साल के लिए इसको बढ़ाया गया था। नाउ आपके जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल हैं, दे आर हिस्टोरिकली बैकवर्ड, ठीक है ना। हमारी कम्युनिटी में किसी वजह से ये बाकी और लोगों से काफी पीछे रह गए थे, तो इनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए 10 साल का वक्त दिया गया। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 10 इयर्स इट वाज अगेन फेल्ट, ऐसा महसूस किया गया कि अभी और आवश्यकता है। तो ऐसे लगातार इनका हर 10 साल के बाद में रिवीजन होता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बढ़ गया ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम बदलाव कर रहे हैं, हर बार बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली वी हैव कैप्ट फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स ओनली, ठीक है ना। लेकिन हर 10 साल बाद में हम बढ़ा देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते गए 104 तक पहुंचा। अब एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, दिस वाज द लास्ट वन, जो आप सिंपल की विषय वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। ये राष्ट्रपति जो है, आपने पढ़ा है, आपका आर्टिकल 74 के अंदर एक अमेंडमेंट करके लेके आ गया। आर्टिकल 74 के अंदर व्हाट वाज दैट अमेंडमेंट? पहले क्या था, राष्ट्रपति जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहिए, उनके मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, इतना लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। कर भी रहा था राष्ट्रपति, किसी ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो बेचारे प्राइम मिनिस्टर, और बेचारा मतलब जो राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आपके मंत्री परिषद है, दैट वाज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वो जो कुछ कहते थे हर राष्ट्रपति मानते गए, लेकिन पता नहीं ऐसा उनको फिर महसूस हुआ देश की सरकारों को, और उन्होंने ये क्या कर दिया, एक 74th आर्टिकल 74 में एक अमेंडमेंट करके अब बाउंड कर दिया, राष्ट्रपति को बाध्यकारी हो गया कि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह माननी हो। पहले भी मान रहा था। तो बेसिकली आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है ना। आपके ऊपर, जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। असर पड़ा है वो हम डिस्कस करेंगे जब आपको बता दें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, बात करेंगे विभिन्न दृष्टिकोण, व्याख्या से, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। देखो होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा इतनी सिंपल नहीं है। इट वॉज रिटन बाय द एमिनेंट लॉयर ऑफ दैट टाइम, ठीक है ना। उस पीरियड में जो बड़े बड़े वकील हमारे देश में थे, दे हैव रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसकी जो लैंग्वेज है, दैट इज आल्सो द लैंग्वेज विच इज नॉर्मली यूज्ड बाय द लॉयर्स, और कोर्ट के अंदर जो इस्तेमाल होती है। एंड फॉर दिस नॉर्मल पीपल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इट। इंटरप्रिटेशन करना, व्याख्या करना काफी आसान नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसके लिए भी बेटा इंटरप्रिटेशन करना की जरूरत पड़ी, क्योंकि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं है, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी और आप कह सकते हो कि संसद के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को की जो व्याख्या है
पार्लियामेंट ने, संसद ने अपने हिसाब से की, अपना फायदा देखकर। जुडिशरी कुछ और व्याख्या कर रही थी। तो इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन आई, परिस्थितियां ऐसी बनी कि काफी विवाद बढ़ गया। देश की न्यायिक व्यवस्था और आपके संसद के बीच काफी विवाद हो गया और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। 1970 से 75 के दौर की बात कर रहा हूं मैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो वाला दौर था, इट वॉज वेरी क्रूशियल पीरियड ऑफ आर इंडियन पॉलिटी। कैसे? देखो, संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए। न्यायपालिका आपके देश की सुप्रीम कोर्ट एक अलग व्याख्या कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और इस व्याख्या को, इंटरप्रिटेशन को आपके देश की संसद स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो उन्होंने, संसद के पास में अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती है, ठीक है ना। देश की पार्लियामेंट को ही अधिकार है कि देश के संविधान के अंदर, हमारे देश के संविधान में कुछ बदलाव लाना है तो देश की संसद ला सकती है, कोई राज्य की सरकारें नहीं ला सकती। हरियाणा, पंजाब नहीं, केंद्र सरकार को करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा को इस तरह का बदलाव करना होगा। तो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, और उसी बीच में कुछ विवादास्पद कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हमारे देश के पार्लियामेंट की तो क्या बात करें, उस पीरियड की सरकार को कह सकते हो। ये 1975 के ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं मैं। काफी जो ऐसे विवादास्पद काफी संशोधन हुए हमारे देश के संविधान में। चाहे ये देखो, ये बात करो 38, 39, 42, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये एक इतिहास में लिखा गया कि ये काफी विवादास्पद रहे। कौन सा? 38वां, 39वां और 42वां संवैधानिक संशोधन काफी विवाद के दायरे में, विवाद के घेरे में रहा। मैडम इंदिरा गांधी ने उस पीरियड में भारत में आपातकाल की स्थिति लगाई थी, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया। और इस पीरियड में उन्होंने अपने आप को जुडिशरी से बाहर रख दिया कि भाई, जुडिशरी के पास में जो एक पावर थी ना जुडिशियल रिव्यू की, जो आपकी संसद अगर कानून बनाती है तो उसको देश की न्यायपालिका उसकी पुनर्वलोकन कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है, वेदर दिस इज अ गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल और नॉट। ठीक है ना? इज देयर एनी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। तो ये जो अधिकार है, ये अधिकार उस समय की जो आप कहें सरकार, मैडम इंदिरा गांधी की सरकार ने ये अधिकार जुडिशरी से छीन लिया। 39 हो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल रहा। 42वां संशोधन एक ऐसा संशोधन है, आपके संविधान के अंदर समझो कि संविधान का बहुत सारा पार्ट को 42वें संशोधन में बदल डाला। ठीक है ना? उस पीरियड की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार, दैट वाज लेड बाय द मिस्टर मैडम इंदिरा गांधी, दे हैव चेंज अमेंडेड द मोस्ट पार्ट ऑफ द योर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर बात करें तो क्या है, जैसे कि मैंने बताया, जो लोकसभा का कार्यकाल, इट वाज written in our constitution that it is for the 5-year term। ठीक है ना? 5 साल का कार्यकाल है, बट नाउ दे हैव एक्सटेंडेड इट अप टू द 6 years। उस पीरियड में उन्होंने कार्यकाल को बदलकर 6 साल कर डाला। सिर्फ किस लिए? अपने ऑन बेनिफिट के लिए। क्या बेनिफिट था? उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनको पता था कि अगर मैं इस पीरियड में चुनाव कराती हूं तो चुनाव में मुझे हार देखनी होगी। तो उन्होंने सोचा कि हम अपना कार्यकाल ही बढ़ा लेते 1 साल। तब तक देश के अंदर जो एक उबाल आ रहा है, कांग्रेस के विरोध की एक लहर चल रही है, प्रदर्शन हो रहे थे उस वक्त में, तो वो प्रदर्शन ठंडे पड़ जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस ने उस टाइम में अपना कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल ही 6 वर्ष कर डाला। ठीक है? तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर को जो
आप कह सकते हो कि जुडिशरी से ऊपर रखा गया। उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर, हुआ क्या कि मैडम इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको ही चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस पीरियड में 1974-5 के अंदर मैडम इंदिरा गांधी जो लोकसभा का चुनाव जो जीत कर आई थी उसको ही चैलेंज कर दिया गया कि इट वाज इनवैलिड। अगर किसी के लोकसभा के सदस्य का चुनाव ही इनवैलिड हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर ही नहीं रह सकते। तो इस तरह से एक इलाहाबाद कोर्ट का एक निर्णय आया जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को पद छोड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डाला और देश के कॉन्स्टिट्यूशन या देश की जो सुप्रीम जुडिशरी है उससे अपने आप को ऊपर रख दिया कि भाई इसके बारे में ये न्यायालय के प्रीव्यू में नहीं आते। प्राइम मिनिस्टर और जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, न्यायालय इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता एबीसीडी, ठीक है ना। तो फिर बहुत ये 38, 39 एंड 42 अमेंडमेंट यही दिखलाते हैं कि उस पीरियड में कांग्रेस की सरकार ने मनमर्जी की। लेकिन 1975-76 का दौर था, 1977 के अंदर फिर जनता दल की सरकार बनी, देश के अंदर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, ठीक है ना। और वो जनता दल की सरकार ने क्या किया, जो अमेंडमेंट इन्होंने किए थे उनको सबको फिर दोबारा बदल डाला। तो भाई आपके देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बढ़ रहे हैं, इन्होंने 38, 39, 42 को अमेंडमेंट करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। उन्होंने इनको निरस्त करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए 43, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए। तो आखिर आपकी संख्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो बढ़ती जा रही है ना, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, एक देखो हमने कहा था 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो तकनीकी या प्रशासनिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरा हमने विभिन्न इंटरप्रिटेशन से लेके हर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स और आपकी जो संसद उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करती थी। तो उसके लिए एक क्लियर व्याख्या देने के लिए संसद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। फिर हम बात कर लेते हैं राजनीतिक आम सहमति की बात कर लेते हैं। ये जो कालखंड था ये था 2001 से लेके 2003 का, यानी कि 2001 से लेके 2003 का। और इस पीरियड में भी 10 संशोधन हुए हमारे देश के संविधान के अंदर। क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों इसको आम सहमति का बात बोलते हैं कि ये आम सहमति से हुआ। उस पीरियड में देश के अंदर जो सरकार थी दैट वाज द कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन की सरकार के अंदर कई सारी पार्टियां अपने अपने साथ में थी और कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में थी लोगों के बीच, पार्टियों के बीच में। लेकिन एक बात को लेकर एक सहमति थी, एग्रीमेंट था। बहुत सारे आपस में मतों में विभाजन था, आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, लेकिन उस पीरियड में हुआ क्या कि बार बार पार्टियों के, आज एक इंसान इस पार्टी में है, दूसरे दिन दूसरे में चला गया, तीसरे दिन तीसरी पार्टी, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो दल बदलू बन गए। दल बदलू शब्द तो आपने सुना होगा कि रात को किसी पार्टी में, सुबह किसी पार्टी में, यानी कि जहां पे लालच ल्योर मिल गया और वहीं पे उन्होंने पार्टी बदल डाली। तो सभी पार्टियों को लगा कि ये तो हमारे पार्टियों के लिए खतरा हो गया, सरकार स्टेबल सरकार नहीं बन पाएगी। तो उन्होंने एक दल बदल विरोधी कानून लेके आए, तो फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ठीक है ना। ये 92वां एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आके दल बदल विरोधी कानून बनाया, उससे काम नहीं चला तो फिर 91वां 91 है ना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। फिर इसी तरह का जो गठबंधन की सरकार ने एक और निर्णय लिया, जो है आम सहमति की बात कर रहे हैं, सब पार्टियों के अंदर एक आम सहमति हुई। जो ये जो निर्णय हो रहे थे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई खास डैमेजिंग नहीं था। और दूसरा जो हुआ मताधिकार से रिलेटेड,
इससे पहले हमारे देश में 21 वर्ष की आयु थी, ठीक है ना, 21 साल वाले को वोट डालने का अधिकार था चुनाव में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 18 वर्ष कर दी। फिर हम बात करते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। इट वाज रिलेटेड, इट वाज कंसर्न्ड विद द लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार देश के अंदर एस्टेब्लिश हुई, उनके लिए किस तरह से वो सरकारें काम करेंगी, चुनाव कैसे होंगे। तो वो 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके रूरल ग्रामीण क्षेत्र से है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके देश के अंदर शहरों के अंदर चुनावी व्यवस्था से रिलेटेड जो आपकी लोकल स्थानीय सरकार है उससे संबंधित है। मैं आशा करता हूं कि आप ये पूरा समझ गए होंगे। अब हम कभी कह सकते हैं कि मूल संविधान कमजोर था, इस वजह से इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। काफी लचीला था, लचीला मतलब फ्लेक्सिबल था, उसमें अमेंडमेंट करना था, आसान था, इसलिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। लेकिन अब आप इसको पूरे चैप्टर को देख के एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर सकते हो कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर इंपॉर्टेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन, और विच वर लेस इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, और कुछ ऐसे थे जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। तो ये सब आज हम देख पाए। एक बार हल्का सा रिवीजन। 26 जनवरी 2020 को 70 साल पूरे हो जा रहे देश के काम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए, और 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। दो कालखंड सबसे इंपॉर्टेंट है। 1970 से 90 के बीच में कांग्रेस का कार्यकाल रहा, इस पीरियड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ थी। 1974 से 76 का कालखंड भी कांग्रेस का था, ये पीरियड भी कांग्रेस का था। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस पीरियड में भी काफी हुए, यानी कि ये तीन पीरियड को आप मुख्य रूप से देख सकते हो। 1970 से 90, 74 से 76, 2001 से 2003, 1950 से लेकर 60 के दशक में शायद ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया गया हो। समय की जरूरत, या आप मूल संविधान की कमजोरी कहिए या लचीलापन कहिए, यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप सारे हम कवर कर चुके हैं, आप खुद निर्णय लीजिए क्या कारण थे, क्यों इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, कहां तक देश की सरकारें वाजिब थी, जायज थी, उपयुक्त थी काम करने में। तो संशोधन की विषय वस्तु आपको 3 भागों में आपने बांटा। संशोधन की विषय वस्तु, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉर्मल थे उनको हमने यहाँ पर रखा। दूसरी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्याओं से संबंधित है। तीसरी आम सहमति के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। तो मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। आपको कैसा लगा जरूर आप अपने व्यूज वीडियोस पे डालें। गूगल में जाइए, वीडियोस को देखते हैं, मार दीजिए हाथ, ठीक है ना। पता लगे हमको भी कि आप देख चुके हो, हम भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यही हमारी मंशा है। फिर दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। इसमें एक बस हम बेसिक स्ट्रक्चर लेने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम ले लेंगे, और उसके बाद में ये आपकी बुक ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। एक दो टॉपिक और हैं, उसके बाद में आपकी बुक खत्म है। नेक्स्ट जो चैप्टर है संवैधानिक राजनीतिक दर्शन, वो हम इसमें नहीं करने वाले हैं। इसके बाद दूसरी वाली बुक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात